सो देखो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 0.7, q इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर बढ़ते रहो, समझ में आए न्यूमेरिकल्स? क्या न्यूमेरिकल्स धमाकेदार तरीके से हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स आए और क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। वो मैथ्स में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप अच्छे ही होगे और यार अच्छे ही रहना। एग्जाम जो आने वाला है, हेल्थ के साथ साथ बाकी चीजों में भी ध्यान रखना। बाकी चीजें क्या? पढ़ाई के साथ मौज मस्ती प्लस हेल्थ। ओके दोस्तों, तो वेलकम टू जुका एकेडमी। मैं रूपाली लेके आई हूँ आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक ना जिसको बच्चे, जिसको मेरे दोस्त, आप लोग मेरे दोस्त ही हो ना, तो जिसको मेरे दोस्त ना बहुत डरते हैं। ये क्या टॉपिक आ गया? बायो के स्टूडेंट होके ये क्या पढ़ना पड़ रहा है हमें? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ये मैथ्स कहाँ से आ गई बायो में? अरे यार कोई मैथ्स नहीं है, बहुत सिंपल हम चीजें को करने वाले हैं, बहुत सिंपल। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, बोलो बोलो, यस बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में हमें मिलना ही मिलना है, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो। अब यहाँ पे बात आ गई बायो में भी क्या पढ़ना पड़ेगा यार, क्या पढ़े हम बायो में भी? मैथ्स। ज्यादा नहीं पढ़नी मैथ्स, सिंपल पढ़ना है, सिंपल चीजें। ओके दोस्तों, तो हम बनाएंगे उसको सिंपल। क्या बनाएंगे? सिंपल बनाएंगे, सिंपल। सिंपल मतलब आसान। क्या बनाने वाले हैं? आसान। तो आ जाओ फिर मिलके बनाते हैं आसान। कौन बनाएगा? कौन लेके आएगा अच्छे मार्क्स विद अच्छी रैंक के साथ? तो मैं और आप। कौन करने वाला है? अरे मैं और आप करने वाले हैं, और यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। तो देखो, यहाँ से यहाँ तो पहुंच गए हो ना, अब यहाँ भी पहुंच गए हो, तो यहाँ पहुंचना है, यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके मेरे दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ, बस बहुत हो गई मस्ती बातों के साथ, अब थोड़ी पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं खेल के साथ। तो चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जिसमें हम देखेंगे हार्डी एंड विनबर्ग क्या थे। एक प्रोफेसर थे जिन्होंने हमें एक प्रिंसिपल दिया, वो प्रिंसिपल को क्या बोला? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ये हार्डी विनबर्ग क्या है और ये किस चीज के बारे में बताता है, तो जेनेटिक्स का ये टॉपिक हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, मैंने देखा है मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं और बोलते हैं हमें तो ये अभी आज तक कभी समझ ही नहीं आया ये टॉपिक में है क्या, क्या पूछा जाता है, क्या आंसर करे, कैसे सॉल्व करे। तो अब घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके दोस्तों, तो हमने घबराना बिल्कुल नहीं है, और क्या करना है? मिल के काम करना है, मिल के करेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सा काम? अच्छे मार्क्स के साथ अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन। सो लेके आना है, लेके आएंगे बिल्कुल। तो चलो फिर आ जाओ। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल मैथमेटिकली एक्सप्लेन करा द occurrence and the consistency of the gene frequency for a particular gene। सो एक जीन की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर कितनी कांस्टेंट रहती है, वो चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सो उसको एक्सप्लेन करा था किसने? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ने। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो चलो फिर आ जाओ, समझते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट थ्रू generations and the gene pool remain constant।
ओके दोस्तों, सो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन। ओके दोस्तों, सो एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऐसा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में बोला है। ठीक है, एंड उसके बाद जो उसका जीन पुल होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके दोस्तों, सो अब बात करते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या एलील्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एलील्स की बात करें तो कुछ एलील्स ऐसी और कुछ ये, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, सो ये चीजें हमें पता है, हमने इतना तो पढ़ ही लिया जेनेटिक्स में, तो ये चीजें तो सिंपल है। और अब हमें और सिंपल बनाना है एक और टॉपिक को, दैट इज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। सो मेरे दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। क्वेश्चंस आए और तुमसे सॉल्व ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो ये वीडियो देखना, चीजें अप्लाई करना वहां एग्जाम में, और हम उसको अच्छा करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ आ जाओ। then the gene pool remains constant and this phenomena is called genetic equilibrium. So ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, genetic equilibrium बोला जाता है। and also all the allelic frequencies sum up to 1. so जितनी भी allelic frequencies होती हैं सबका सम कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ओके, 1 से कोई भी चीज ज्यादा नहीं हो सकती। तो allelic frequency सम जो दोनों का सम होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब आ जाओ इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। सो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में क्या बोला कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज रहती हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अब देखते हैं, ठीक है चेंजेस नहीं होंगे। सो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिया, अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें कि कैसे हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि मुझे ये वाली एलील आ रही है, सो एक्स इन पॉपुलेशन इज पी, इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी। एंड द एलील एक्स जो स्मॉल एक्स होगा, एक एक कौन सी होगी, एक जो होगी वो होगी विच वन इज होमो, मतलब डोमिनेंट टाइप होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, एक होगा डोमिनेंट और दूसरा क्या कौन सा होगा, रिसेसिव होगा, बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, यस बिल्कुल होगा। तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्यों हो जाएगी, रिसेसिव के लिए और डोमिनेंट के लिए हम क्या मान के चलते हैं, पी मान के चलते हैं। लेट अस डिराइव दी हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। हम ट्राई कर रहे हैं कि हार्डी विनबर्ग इक्वेशन कैसी मिली। तो दो एलील्स होंगी हर किसी के पास, एक डोमिनेंट होती है और दूसरी रिसेसिव होती है। सो हमने जो डोमिनेंट वाली है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स एंड रिसेसिव वाली इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एक्स। ठीक है, then the frequency is p and small q, frequency is small p and small q, then we find out हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स अगर इन दोनों की बात करूं तो क्या हो जाएगा, p इंटू पी, के लिए क्या हो जाएगा ये p इंटू पी, एंड दिस इज p स्क्वायर एंड x इंटू एक्स दिस इज q स्क्वायर। ओके दोस्तों, सो देन अगर बात करें, फिर मैं अगर पूछूं कि फिर उस केस में हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होगी, ये तो बात होगी डोमिनेंट और रिसेसिव की। फिर अगर हम बात करें तो ये दोनों ही क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और दिस वन इज होमोजाइगस रिसेसिव। ये एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस रिसेसिव एंड होमोजाइगस डोमिनेंट, बट जो चीजें आएंगी वो और क्या आएंगी, हेट्रोजाइगस भी आएगा। यस बिल्कुल आएगा, क्या आएगा दोस्तों, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस के लिए दोनों चीजें आएंगी, कौन सी दोनों, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। तो उस केस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2pq, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2pq, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस we find out equation of Hardy-Weinberg principle। बस
बहुत सिंपल। तो हमें जो मिली इक्वेशन, अब हमने बोला था कि जितनी भी, हमने स्टेटमेंट में अभी देखा कि जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होंगी, सबका सम कितना होना चाहिए, इक्वल टू 1। बिल्कुल ना दोस्तों, सही जा रहे हैं ना हम? बिल्कुल जाना दोस्तों, बिल्कुल सही जाते रहना, एक ट्रैक पे चलते रहना सही वाले, और फिर चीजें तुम्हें बहुत बहुत अच्छी मिलने वाली है। ओके दोस्तों, तो चलते रहो, बढ़ते रहो, कहाँ, आगे की तरफ, और करके दिखाओ, बिल्कुल दिखाएंगे। तो चलो फिर आ जाओ। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि जो सबका समेशन होगा, पी स्क्वायर का भी, क्यू स्क्वायर का भी, एंड 2pq का भी, इसका भी जो समेशन होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 1। तो यहाँ से हमने एक मैथ्स में जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, वो मैथ्स में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये जनरल पढ़ा है ना सबने, यहाँ तक जो पहुंच गए हो, तो ये चीजें तो पढ़ी होंगी मैथ्स में, ऐसा तो नहीं है कि बायो भी पढ़ते आए हो, नहीं बिल्कुल। तो मैथ्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सिंपल p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं हम इसको, हम बोल सकते हैं इसको a प्लस बी। तो a व्हाट इज a p एंड व्हाट इज b इज q। तो यहाँ से जो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, वो हमें मिल जाती है p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है, जिसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो सिंपल बना के चलो, सिंपल बना के चलो, और बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बस यही तो हमें खेल खेलना है। किसके साथ, पढ़ाई के साथ। वैसा खेल नहीं खेलना, करके दिखाने वाला खेल खेलना है। कौन सा खेल खेलना है, करके दिखाने वाला, और हम दिखाएंगे, यस बिल्कुल दिखाएंगे। सो दोस्तों, अपने अंदर मोटिवेशन लाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। पढ़ाई तो हर कोई करता है और पढ़ के हर कोई जाता है, बट वहां पे जिसने अच्छा परफॉर्म कर दिया उस दिन, उस 3 घंटे में, उस 3 घंटे में जिसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, वही वही बच्चा यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। ओके दोस्तों, सो हमें जितने भी ऑब्स्टेकल्स जितने भी आ रहे हैं, सबको दूर करते जाओ। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो चीजें तुम्हें रिवाइज करनी है, वो करते जाओ, करते जाओ, और हम करने वाले हैं। और फिर क्या करने वाले हैं, क्रैक करने वाले हैं एग्जाम को, विद विद किसके साथ, गुड स्कोर, विद गुड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ। अब यहाँ से हमने क्या पढ़ ली, इक्वेशन पढ़ ली, ठीक है। सो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल हमने देखा क्या बोलता है कि जो जीन पूल है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो इनकी फ्रीक्वेंसीज का जो भी समेशन आएगा, वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा, ये बोल दिया। बट अब बात आती है कि ये तो उन्होंने बोल दिया हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, बट ये चीजें ना अप्लाई नहीं होती। कहाँ पे, नेचर में, एनवायरनमेंट में ये चीजें अप्लाई नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो, कुछ ऐसी चीजें जो इसको फॉलो नहीं होने देती। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, किसको, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को। मतलब फिर चीजें क्या नहीं रह जाती दोस्तों, चीजें क्या नहीं रह जाती, चीजें कांस्टेंट नहीं रह जाती। ओके दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो सुन लो भाई, सुन लो ना यार, कर लो कुछ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो चलो फिर आ जाओ। तो फर्स्ट हम देखेंगे म्यूटेशन। जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन जो है ये क्या करती है, म्यूटेशन, म्यूटेशन भी चीजों को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड वन इज नेचुरल सिलेक्शन, फोर्थ वन इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड फिफ्थ वन इज जीन फ्लो। ओके दोस्तों, सो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं
5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स याद रखना, हम इसको वन बाय वन समझेंगे कि कौन कैसे अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो म्यूटेशन, म्यूटेशन कैसे करेगा, म्यूटेशन में क्या हो जाएगा, चीजें जो है म्यूटेट हो गई, पहले जो स्ट्रक्चर था फॉर एग्जांपल डीएनए का वो क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले जो स्ट्रक्चर था डीएनए का वो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो कोई न्यू चीज फॉर्म हो जाएगी, यस बिल्कुल हो जाएगी। तो पहली वाली पुरानी चीज के एलील्स कहाँ गए, गायब हो गए, चेंज हो गए, सो चेंज हो गए, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल फेल हो गया, फेल हो गया, तो उसने इसको अफेक्ट कर दिया, किसने, म्यूटेशन ने। तो फर्स्ट इज म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन होगा तो चेंजेस आएंगे डीएनए में, जीन्स में, और चेंजेस आ गए तो फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी, इसका मतलब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, किस केस में, म्यूटेशन के केस में। ओके दोस्तों, अब अगर बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बीटल्स की कुछ पॉपुलेशन है, ठीक है, किसकी पॉपुलेशन है, 2 टाइप्स के बीटल्स की कोई पॉपुलेशन है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर्स के हमें क्या मिल रहे हैं, बीटल्स मिल रहे हैं। ओके, क्या हुआ, कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से, कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, मतलब किसी चेंजेस की वजह से ये वाला जो रेड वाला था वो इस वाले आइलैंड पे आ गया, ठीक है, और अगर वो यहाँ पे आ गया, अगर वो यहाँ पे आ गया तो यहाँ आके वो क्या बना देगा, अपनी पॉपुलेशन बना देगा, चेंजेस हुए और किस वजह से वो इस जगह पहुंच गया, तो ये वाला इस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म, इस पॉपुलेशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से अभी तक ये फिक्स्ड है, बट जैसे ये यहाँ गए तो ये क्या हो गए, अलग हो गए, तो इसने अपना शुरू कर दिया काम, सो यहाँ पे जीन्स क्या हो जाएंगे, चेंज, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये बोलता है जो चीजें होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, एक, जो भी चीजें होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, एक कांस्टेंट आइसोलेटेड एरिया में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये एरिया है, यहाँ पे ना तो कोई चीज अंदर जाए और ना कोई चीज बाहर आए, ऐसा कुछ भी ना हो इसमें, ये बोलता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये जो एरिया होना चाहिए वो क्या बोलना, वो क्या बोलता है कि ये जो एरिया होना चाहिए वो आइसोलेटेड होना चाहिए। सो आइसोलेटेड का मतलब बाहर वालों से इसको कोई लिंक नहीं होना चाहिए, बाहर से इसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए, और बाहर से कोई अंदर ना आए और ना कोई बाहर जाए, तो जितनी जो भी जीन्स होंगी वो सारी एक ही एरिया में रहेंगी, एक ही पॉपुलेशन एक ही जगह पे रहेंगी, सो यहाँ पे वो फॉलो करेगा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। बट ये जो चीजें हैं वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में चीजें हैं, ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती, प्रैक्टिकली ये चीजें होनी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा नहीं जो कहीं जाए ना, मूव ना करे, ठीक है दोस्तों। सो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में तभी अप्लाई होता है जब चीजें आइसोलेटेड फॉर्म में रहती है, अपनी अलग ही दुनिया बसा ली, है कोई ऐसा, बताओ, जो अपनी अलग दुनिया बसा के रह सकता है, कोई भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में जरूरत पड़ी जाती है, किसी ना किसी की, बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो इसलिए कहीं पे भी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, उसको फैक्टर्स जो जो अफेक्ट करते हैं वो हमने वन बाय वन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन भी कैसे होता है दोस्तों, हमने देखा म्यूटेशन, तो अगर इस एरिया में रहने वाले एरिया में यहाँ पे म्यूटेशन हो गया किसी ऑर्गेनिज्म में तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, अब ये चेंज हो गया तो उसने क्या कर दिया, जीन पूल चेंज कर दिया, तो क्या जीन पूल कांस्टेंट है, नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपको समझाया, नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन देखो क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन में देखो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया है और वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज रहती है, ठीक है, कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज रहती है, ठीक है,
और कुछ यहाँ पे स्पीशीज ऐसी भी रहती है जो क्या है, कुछ स्पीशीज यहाँ पे ऐसी भी रहती है जो क्या है, अलग है। मतलब ज्यादा जो एरिया है वो किसके लिए बना हुआ है, एक टाइप की स्पीशीज के लिए, दूसरी स्पीशीज भी रहती है। लेकिन क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा कि नेचर किसी एक को सिलेक्ट कर रहा है, तो नेचर ने किसी एक को जैसे ही सिलेक्ट किया, नेचर ने जैसे ही किसी एक को सिलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ इसमें से येलो वाले, या फिर चलो मान लेते हैं ब्लू वाले, सिर्फ ब्लू वाले ही सरवाइव कर पा रहे हैं, अब बाकी येलो वाले क्या हो गए, किसको ऐसे चेंजेस आए, कुछ फ्लड आ गया या कुछ भी हो गया, वो क्या हो गए, वो वाली पॉपुलेशन पूरी खत्म हो गई, पूरी खत्म हो गई। सो यहाँ पे ये जीन पूल चेंज होके ये बन गया। तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, सिर्फ एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को, सिर्फ एक टाइप की स्पीशीज को नेचर ने सिलेक्ट किया, और बाकी को क्या कर दिया, नेचर से एलिमिनेट कर दिया। एक टाइप की स्पीशीज एलिमिनेट हो गई और एक टाइप की स्पीशीज क्या हो गई, ग्रो होगी। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे भी नेचुरल सिलेक्शन, तो क्या यहाँ पे हार्डी-विंगर प्रिंसिपल फॉलो हुआ, नहीं हुआ, चीजें यही से यही रही, नहीं रही। ठीक है, सो ये हमने बात करी किस चीज की, नेचुरल सिलेक्शन। तो हमने नेचुरल सिलेक्शन की हेल्प से समझा कि क्यों नहीं हुआ। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी वही हो रहा है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, जब भी पेरेंट से किसी ऑफस्प्रिंग में कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो चीजें क्या होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिंक्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। सो वो एज इट इज क्या हो जाती है, पास ऑन हो जाती है, किसमें, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होगी चीजें, यहाँ पे कुछ नई चीज बन गई, रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब जो पेरेंट्स, जैसी चीजें पेरेंट्स के पास थी वही चीजें कहाँ नहीं गई, ऑफस्प्रिंग्स में नहीं गई, वही चीजें ऑफस्प्रिंग्स में नहीं गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, और ये किस में होगा, जीन्स में होगा। सो जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी है हर एक जनरेशन में, वो नहीं हो रही, जनरेशन टू जनरेशन रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल। सो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ जाएगा, फिर से क्या होगा, जीन्स में चेंजेस आ जाएंगे, जीन पूल कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे हार्डी-विंगर प्रिंसिपल क्या हो गया, नहीं हुआ अप्लाई। तो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल क्या हो गया, इफेक्टेड हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें जीन फ्लो, सो जीन फ्लो भी सिमिलरली उसी टाइप में है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ये टू डिफरेंट टाइप की स्पीशीज रहती है किसी एरिया में, तो वो यहाँ से कोई एक चली गई इधर, तो उसके जीन्स क्या हो गए, फ्लो हो गए ना कोई दूसरे एरिया में जाके, उसके जीन्स क्या हो गए, कहीं और चले गए। सो इसको बोलते हैं जीन फ्लो। ओके, तो इसका मतलब समझो जीन फ्लो। अब हम एक चीज समझते हैं, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, जीन फ्लो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का भी जो पापा है, जो बाप है, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे हेड है, उसके नीचे आते हैं जीन फ्लो और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होगा वो लार्ज एरिया में होगा और लार्ज ड्रास्टिक चेंजेस लाएगा। कौन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके दोस्तों, तो चलो फिर, समझ में आया हमें, क्या समझ में आया, सो क्या समझा हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। सो ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो समझ लेना, और समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो के साथ साथ अब देखो, ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द चेंजेस इन द जीन फ्रीक्वेंसीज। तो हमने देखा जितने भी सारे ये फैक्टर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये चेंज लेके आ रहे हैं जीन फ्रीक्वेंसी में, बिल्कुल लेके आ रहे हैं एक एरिया में उस स्पीशीज की। ठीक है, इफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द स्पीशीज माइग्रेट, अगर कोई हमने देखा एक स्पीशीज कुछ इंडिविजुअल, एक स्पीशीज की कुछ इंडिविजुअल्स वहां से माइग्रेट हो गए, तो वो क्या बन जाएंगे, अनदर प्लेस में जाएंगे, और ऐसे जीन फ्रीक्वेंसीज चेंजेस क्या होंगी, बार बार होगी। तो ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम वेयर द इंडिविजुअल्स माइग्रेट एंड इंक्रीज द प्लेस वेयर दे माइग्रेट टू। तो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमने देखा
यहाँ पे जो इस वाले एरिया में जो इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज हैं, सो जब स्पीशीज यहाँ से यहाँ माइग्रेट हुई, तो जहाँ से जहाँ गई, जहाँ पे गई वहां पे वो चीज बढ़ गई, और जहाँ से वो गई वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। हुई कि नहीं हुई? यस, बिल्कुल हुई। वहां पे उसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। सो इट डिक्रीजेस फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम वेयर द इंडिविजुअल्स माइग्रेट, जहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे उनकी स्पीशीज, उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई, उनका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल है। कोई चीज यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई इंडियंस है, कोई यहाँ इंडियंस एक जगह पे ज्यादा है और दूसरी जगह पे कम है, तो वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो जहाँ से जा रहे हैं वहां पे कम हो गए, और जहाँ पे जा रहे हैं इंडियंस वहां पे क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ये क्या है, माइग्रेशन है। So, एक जगह से डिक्रीज हो रहा है, दूसरी जगह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जहाँ वो जा रहे हैं वो चीजें क्या हो गई, बढ़ गई। जहाँ से वो जा रहे हैं वो चीजें क्या हो गई, कम हो गई। सिंपल। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन इज हाई इनफ टू न्यूली माइग्रेटेड लैंड टू स्टार्ट अ न्यू स्पीशीज, अब वहां पे जाके जो न्यूली माइग्रेटेड है, तो वो क्या करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे अपने काम की। यस, बिल्कुल करेंगे। सो माइग्रेटेड इंडिविजुअल्स बिकम्स द फाउंडर स्पीशीज। सो ऐसी स्पीशीज क्या होती है, फाउंडर स्पीशीज होती है, और ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है फाउंडर इफेक्ट, जहाँ पे जाके वो शुरू से फिर से दुनिया बसाएंगे, बोला जाए अगर सिंपल टर्म में, दुनिया बसाएंगे। सो वो क्या है, फाउंडर इफेक्ट है। क्या है वो, फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट बोला जाता है दोस्तों, याद रखना। फाउंडर स्पीशीज कौन सी है, जो जहां से जा रही है और जो न्यू जगह पे जा रही है वहां जाके वो फिर से स्टार्ट करेगा न्यू चीजें। तो वो इफेक्ट को बोला जाता है फाउंडर इफेक्ट। ओके दोस्तों, तो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये सब क्यों हो रहे हैं, नेचर में इवोल्यूशन लाने के लिए। तो सारे मैकेनिज्म के थ्रू, चाहे वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, चाहे वो म्यूटेशन हो, चाहे वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, चाहे वो जीन फ्लो हो, सब चीजों की वजह से अल्टीमेटली क्या लेके आना है नेचर को, इवोल्यूशन। ओके दोस्तों, सो ऑल these mechanism contribute to process of evolution। तो इसी की वजह से इवोल्यूशन आएगा, नहीं तो जैसी चीजें जो चलती आ रही हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, कोई चेंजेस जीन्स में नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो कोई इवोल्यूशन नहीं आएगा। इंसान चार पैरों पैरों से चल रहा है, तो चार पैरों से चल रहा था क्या, नहीं, दो पैरों पे आ गया। आने वाली जनरेशन होमो सैपियंस के और आगे एडवांस होने वाली है, तो कैसे होगी ये, इवोल्यूशन की हेल्प से। क्या हो रही है चीजें, क्या हो रही है चीजें, सब चीजें यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है। कौन, हार्डी-विंकर प्रिंसिपल को इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन आ रहा है। तो मैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ही बात नहीं कर रही, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है नेचर में, सब अपने आप को ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि चेंजेस आए। हर कोई चाहता है, हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हमारा इवोल्यूशन हो। नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ओके दोस्तों, सो इवोल्यूशन लाना है तो वो आएगा, कैसे आएगा, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो वो अल्टीमेटली क्या लेके आएगा मेरे दोस्तों, क्या लेके आएगा, इवोल्यूशन लेके आएगा। और इवोल्यूशन आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो वहीं के वहीं नहीं रहना, हमें कहाँ बढ़ना है, यहाँ से यहाँ बढ़ना है। हमें भी और तुम्हें भी, सबको, तुम्हें भी तो इवोल्यूशन करना है ना। यस, बिल्कुल करना है, करोगे ना इवोल्यूशन। 11th क्लास में आए, 12th क्लास में आए, चेंजेस आए कि नहीं आए, माइंड में चीजें और पता चली। ठीक है, फिर आगे और जाओगे, नीट क्वालिफाई करोगे अच्छे रैंक के साथ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, और फिर लेके आओगे फिर इवोल्यूशन। यही तो चलेगा। यस, बिल्कुल चलेगा। यही हमने समझा, बस, बस सिंपल। ओके दोस्तों, सो हार्डी विंकर प्रिंसिपल क्या लगा, क्या लगा, कुछ भी नहीं, आसान है, आसान, बिल्कुल आसान है। तो चलो फिर आ जाओ, अब हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मेरे ध्यान से देखना। क्या, इन अ रैंडम मेटिक पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन है जिसमें 28,800 इंडिविजुअल्स हैं, डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल इज 49%। जो डोमिनेंट वाली स्पीशीज है वो कितनी है, 49%। तो परसेंटेज निकालना है हमने किसका, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का। किसका निकालना है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का हमें परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले पी स्क्वायर का हमें दिया हुआ है 49% दिया हुआ है। यस, बिल्कुल दिया हुआ है।
यहाँ से मेरा P आ जाएगा कितना, P स्क्वायर इज 49, तो P कितना हो जाएगा 0.7। क्यों होगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे ये परसेंटेज है और हमें क्या निकालना है यहाँ से, ये इसका इंडिविजुअल्स का है, ये हमें फ्रीक्वेंसी आ गई और हमें क्या निकालनी है, हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की, हेट्रोजाइगस की। तो हेट्रोजाइगस मेरे पास कब आएगा, इट मींस मुझे निकालना है 2pq की वैल्यू। सो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.7। और कैसे आई पता चला, ये वाला स्क्वायर ये परसेंटेज में है, देखो इधर अच्छे से समझना दोस्तों, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49%। इसका मतलब यहाँ से ये p इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 49, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 7। लेकिन हमें क्या, ये परसेंट में आई, फिर हमें अगर मुझे इसको निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो जाएगी 0.7। ठीक है, सो 0.7 यहाँ से आ गया हमारे पास, यस बिल्कुल आ गया। अब देखो क्यू कैसे आएगा, क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब इसका स्क्वायर 1 होता है। तो फिर हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 0.7, q इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, 1 में से माइनस करेंगे 0.7 कितना बचेगा, आता है ना करना, बिल्कुल आता है। तो देखो फिर यहाँ पे कितना आ गया 3, तो ये हो गया हमारे पास 0.3 किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू। तो हमारे पास क्यू आ गया, हमारे पास पी है, सो हम क्या निकाल सकते हैं 2pq निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बस निकाल दो, बना दो सिंपल। तो देखो यहाँ पे 2pq, अब यहाँ पे q पता है p पता है, सो 2 इज इक्वल इनटू q इज 0.3 एंड p इज 0.7। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके वो कितनी आ जाएगी, 7 3 जा 21, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.42। ये हमारा क्या आया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आई, क्या आई दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी है। बट हमें निकालना क्या है, परसेंटेज, किसका निकालना है, हेट्रोजाइगस का। सो ये हेट्रोजाइगस का परसेंटेज निकालने के लिए ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो चीजें आ जाएंगी वो परसेंटेज क्या आ जाएगा मेरे पास 42%। सो आंसर इज 42%। बस सिंपल, बहुत सिंपल है ना। सो अगर हमें कभी भी परसेंटेज दी होगी, अगर हमें परसेंटेज दी होगी और हमसे पूछेगा किसी हेट्रोजाइगस की, होमोजाइगस का भी पूछ सकता है, रिसेसिव का, यहाँ पे उसने बोला था वो क्या है, डोमिनेंट है, क्या है वो चीज है, डोमिनेंट है। ठीक है, ये चीज डोमिनेंट है। सो यहाँ पे इसलिए हमने क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको ये बनाना है, देन इसके बाद हमने कर दिया, बस सिंपल। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज कॉजिंग रिसेसिव, जो डिजीज कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है दोस्तों, कितनी है मेरे दोस्तों, यस बिल्कुल 80% है। सो व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, कैरियर कौन हो जाएंगे बताओ जल्दी से, कैरियर इंडिविजुअल्स कौन होंगे, कैरियर इंडिविजुअल्स होंगे 2pq, जो हेट्रोजाइगस है उनको डिजीज नहीं है, वो सिर्फ कैरियर होंगे, कैरियर का काम करेंगे। ठीक है, सो कैरियर कौन होते हैं, जिसमें दोनों रिसेसिव भी और डोमिनेंट एलील्स दोनों होगी, बस सिंपल। सो रिसेसिव और डोमिनेंट एलील के लिए क्या करेंगे, q इज इक्वल टू 80%, इसका मतलब 80% है तो उसका नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी डिजीज की परसेंटेज दी हुई है, तो मैंने क्या निकाला है यहाँ से, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो वो हो जाएगी हमारी कितनी 0.8, एलिलिक फ्रीक्वेंसी 0.8। फिर से फॉर्मूले में पुट करूंगी, मुझे 2pq निकालना है, हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p प्लस q की वैल्यू से निकाल सकते हैं। सो p हमें निकालना है, q हमें पता है कितना 0.8 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.8, दैट इज p इज इक्वल टू 0.2। सो हमें p पता चल गया, हमें q पता है यहाँ से कितना है 0.8। ओके दोस्तों, q इज 0.8, p इज 0.2,
प्लस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को। हमें क्या निकालना है, बहुत आसान तरीके से समझो, बहुत आसान तरीके से कैरियर निकालना है, कितने कैरियर होंगे फ्रीक्वेंसी की, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2pq। सो 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0.2, कितनी आई 0.2 एंड 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0.16 इंटू 2, तो 32, 0.32 आएगा कि नहीं आएगा, यस बिल्कुल आएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है ना, मल्टीप्लाई करो, एक की वैल्यू निकाल दो, दूसरे में पुट कर दो फॉर्मूले में। हमें पता है P प्लस क्यू जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से मेरी फ्रीक्वेंसी हमें क्या निकालना है परसेंटेज में। यहाँ पे जितने भी हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी हमें यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं ऑप्शंस, वो सब किस में दिए हुए परसेंटेज में। तो मेरी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई है वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी आई, तो मुझे परसेंट में उसको चेंज करने के लिए वो कितना हो जाएगा 32%। आ गया हमारा आंसर, यस बिल्कुल आ गया। इट मींस बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। बस यही तो कर रहे हैं और यही तो करना है, सिंपल बना दिया, सिंपल बिल्कुल बनाया ना सिंपल। तो देखो समझ में आ गया। अगर कैरियर की बात करेगा तो भी हमें क्या निकालना है 2pq निकालना है, और अगर हमसे हेट्रोजाइगस बोलेगा तो भी हमें 2pq निकालना है। बस इतना ही करना है। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आ जाओ, अब ये बताओ इसमें कैसे करेंगे। अब ये तो तुम खुद ही कर सकते हो, इतना तो मैंने तुम्हें बना दिया है, एक्सपर्ट नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं। चलो फिर ट्राई करके देखो। In a random matrix population, frequencies of the dominant allele is 0.7. What will be the frequency of the homozygous dominant phenotype? यहाँ पे हमें बताना है homozygous phenotype क्या होगा। homozygous phenotype क्या होगा, जहाँ पे हमें dominant allele हमें दी हुई है वो कितनी है 0.7 एलील दिया हुआ है, हमसे उसका फिनोटाइप पूछा है। सो जब भी हमें एलील दिया होगा, डोमिनेंट एलील ही दिया हुआ है, ध्यान देना। देखो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, क्या हमें गिवन है इसमें, तो हमें गिवन है कि जो डोमिनेंट एलील है वो कितना है दोस्तों 0.7। एंड व्हाट्स फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, और किसकी निकालनी है होमोजाइगस की। और ये जो दिया हुआ है वो भी क्या दिया हुआ है होमोजाइगस की का ही दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे मुझे जब इसकी डोमिनेंट क्या निकालना है, इसका मुझे डोमिनेंट फेनोटाइप निकालना है। ठीक है दोस्तों, अरे बिल्कुल ठीक है यार, कर सकते हो। सो डोमिनेंट फेनोटाइप के लिए इसी चीज को दो बार, इट मींस ये हमें पी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है पी, और मुझे क्या निकालना है पी स्क्वायर निकालना है। बस सिंपल, मुझे क्या निकालना है पी स्क्वायर निकालना है। सो पी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, पी कितना दिया हुआ है हमें 0.7 इंटू 0.7 and the answer is 0.77 49. So answer is A. बस सिंपल बना दिया ना सिंपल, अरे क्या बना दिया सिंपल, ये बना दिया हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स। ओके दोस्तों, सो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। सो ये चीजें कैसे हमें क्या चीज गिवन है, अगर हमें फिनोटाइप के बारे में पूछेगा तो हमें पी स्क्वायर निकालना है, अगर हमें एलील के बारे में पूछेगा तो हमें पी निकालना है, और अगर डोमिनेंट के बारे में पूछेगा तो पी, और रिसेसिव के बारे में पूछेगा तो क्यू। क्यों निकालना है, क्यों, क्यों नहीं बोल रही, वाई वाला नहीं, क्यों, क्यू 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 फॉर क्वीन। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर बढ़ते रहो, समझ में आए न्यूमेरिकल्स, क्या न्यूमेरिकल्स धमाकेदार तरीके से हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स आए, और क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं, ऐसा हमने करना ही नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे और आसान तरीके से करेंगे। ओके दोस्तों, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें इस वीडियो को देखकर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स आए और तुम ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे ऐसे कर दोगे सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो करोगे ना, यस बिल्कुल करेंगे। कौन करेगा, कौन, मैं और आप करेंगे, आप। ओके दोस्तों, तो मिलकर काम करें कि नहीं,
यस, बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं। सो बने रहो आने वाली और भी धमाकेदार वीडियोस में, जिसमें हम ऐसे-ऐसे टॉपिक्स को डील करेंगे कि जो एग्ज़ाम में 7th मई को ना दिखने ही वाले हैं। दिखेंगे ही दिखेंगे। सो ऐसे ही चीज़ों को हमें डील करना है, डील करेंगे और वहाँ पे करके आएँगे। ओके दोस्तों? सो अगर कोई भी डाउट हो अगर इस न्यूमेरिकल्स में, सो मुझे वो क्वेश्चंस कमेंट्स बॉक्स में सेंड करना, मैं उसके आंसर्स देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। ओके दोस्तों? सो बने रहिए आने वाली और भी धमाकेदार वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलो बने रहो और करते रहो मेहनत, ठीक है? चलो।